गुड मॉर्निंग सभी तैयारी करने वाले योद्धाओं को योगेश जैन का नमस्कार और आप सबका स्वागत है चिंतामणि कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ जो आपने मेरे पहले वाले वीडियो को बहुत अच्छे से देखा और कुछ पॉजिटिव कमेंट भी मेरे पास आए। हाँ, लेकिन कुछ नेगेटिव कमेंट भी है, कोशिश करूँगा कि वो अगली बार पॉजिटिव के अंदर बदल जाए। तो अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान के इतिहास की, और राजस्थान के इतिहास के सिलेबस के अंदर अपन ने शायद वो मान लीजिए कि पहला टॉपिक शुरू कर दिया है। और राजस्थान का इतिहास ये समझ लीजिए आप लोग कि हम जनजातीय आंदोलन से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इसे हम आगे तक ले जाएंगे और जितने भी टॉपिक राजस्थान हिस्ट्री के हैं उन्हें अपन पढ़ेंगे। तो अपन ये समझ लीजिए कि जनजातीय आंदोलन हमारे सिलेबस को हमने यहीं से स्टार्ट किया है और पहला टॉपिक अपन ने पढ़ा है भगत आंदोलन। और भगत आंदोलन के ऊपर अपन ने एग्जाम में आने लायक सारे क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा की थी कि भगत आंदोलन के प्रणेता कौन है। गोविंद गिरी खुद जाति से बंजारा थे, लेकिन काम किन के लिए करके गए थे? भीलों के लिए किए थे। किनकी प्रेरणा से किए थे? दयानंद सरस्वती। अपन ने पढ़ा है कि किस संगठन के माध्यम से उन्होंने कार्य किया था, तो वो भी अपन जानते हैं, संप सभा। और अपन ने कुछ बातें की भी थी कि वहाँ पे एक बड़ी घटना जुड़ी थी, मानगढ़ धाम हत्याकांड, जहाँ 1537 वीर शहीद हुए थे। किन किन ने फायरिंग की, अपन ने सारी बातें पढ़ी है। कब कौन सी जेल में गए, कौन उनको छुड़ा के लाया, अंतिम समय कहाँ बिताया। तो उसी से अपन आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि हमारे राजस्थान के इतिहास में जनजातीय आंदोलन में 3 बड़े महत्वपूर्ण आंदोलन हैं। पहला भगत आंदोलन, जिसकी चर्चा हम पहले वाली क्लास के अंदर कर चुके हैं। आज अपन सेकेंड आंदोलन ले रहे हैं, भौमट भील आंदोलन, जिसे हम एकी आंदोलन भी कहेंगे। और इस एकी आंदोलन से भी हमें एग्जाम के अंदर क्या क्या क्वेश्चन मिलते हैं उसके ऊपर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भौमट भील आंदोलन और या एकी आंदोलन से अपनी बात शुरू करते हैं। अब इसमें कौन कौन सी गतिविधियाँ होती है और आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। एग्ज़ाम में जितना मैं पढ़ूंगा उससे बार शायद ही कुछ एग्ज़ाम के अंदर आपके आए, तो आप बिल्कुल कंसंट्रेट होके अपना ध्यान बिल्कुल स्क्रीन पर रखिएगा। तो अपन चर्चा कर रहे हैं भौमट भील आंदोलन की। अब पहली बात तो हमारी यही हो जाती है कि इसी भौमट भील आंदोलन को एक और नाम से जाना गया है और वो हमारे लिए क्या है? एकी आंदोलन। यानी आप इसे भौमट भील आंदोलन भी कह सकते हैं या एकी आंदोलन भी कह सकते हैं। एक ही आंदोलन के 2 नाम हैं। अब देखो इस आंदोलन का नाम कैसे निकल रहा है, इसके नाम से स्पष्ट है। एकी आंदोलन मतलब भीलों के अंदर एकता बनाए रखने के लिए इसे नाम दिया गया एकी आंदोलन। और इसे कहा जा रहा है, इसे कहा जा रहा है भौमट भील आंदोलन भी। भौमट भील आंदोलन इसलिए भी कहा गया है क्योंकि भौमट क्षेत्र में चला है। कहीं कहीं ज्योग्राफी की टर्म के अंदर जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही का जो कुछ पहाड़ी पठारी क्षेत्र है उसे ज्योग्राफी की नज़र में भौमट कहा जाता है। और इन क्षेत्रों में आंदोलन चला है, इसलिए इसका नाम पड़ा है भौमट भील आंदोलन। और अपन अब इसकी चर्चा शुरू करते हैं कि भौमट भील आंदोलन या एकी आंदोलन से हमारे को एग्जाम के अंदर क्या पूछेगा। दोस्तों, इतिहास के अंदर पढ़ाने के लिए बहुत कुछ होता है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन उन सब के बीच में समझ में आना चाहिए कि हमें पेपर में क्या पूछेगा, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला अपन ने जैसे भगत आंदोलन के बारे में पढ़ा, वैसे अपन भौमट भील आंदोलन से अपनी बात शुरू करते हैं। तो अपन ने भगत आंदोलन के बारे में आपको याद होगा कि भगत आंदोलन को चलाने वाले थे गोविंद गिरी। तो वैसे ही कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई महान व्यक्तित्व ऐसा होगा जिसने भौमट भील आंदोलन या एकी आंदोलन का प्रारंभ किया था। तो हमें पूछे कि इस भौमट भील आंदोलन के प्रणेता या इस भौमट भील आंदोलन के संस्थापक कौन हैं। तो हमारा एग्जाम का पहला क्वेश्चन ही सिंपल सा बन गया कि भौमट भील आंदोलन या एकी आंदोलन को चलाया किसने था। तो वो बड़े महान शख्सियत थी और इनके संस्थापक जो थे इस भौमट भील आंदोलन का, उनका नाम था कुछ ऐसा कि इस आंदोलन को चलाने वाले व्यक्तित्व का नाम हमारे लिए क्या है? मोतीलाल तेजावत। और जैसे ही मोतीलाल तेजावत का नाम लिखा है तो कुछ बातें अपन ने यहाँ लिखेंगे। जैसे अपन ने गोविंद गिरी के बारे में भी लिखा था कि वो रहने वाले कहाँ के थे, उनके गुरु कौन थे, वो जाति से क्या थे। तो इस आंदोलन को शुरू करने से पहले कुछ ऐसी ही बातें अपन मोतीलाल तेजावत के लिए यहाँ कर लेते हैं। तो मोतीलाल तेजावत के बारे में है क्या? तो देखो कि मोतीलाल तेजावत जो है वो उदयपुर के एक गांव से संबंधित थे और उस गांव को क्या कहा जाता है? कोलियारी गांव। याद रखना, गोविंद गिरी थे बासिया गांव के और मोतीलाल तेजावत कौन से गांव के हैं? कोलियारी गांव के। ठीक है, इसके अलावा मोतीलाल तेजावत के बारे में और ख़ास क्या है? जैसे अपन ने पढ़ा कि गोविंद गिरी बंजारा जाति के थे, वैसे ही मोतीलाल तेजावत किस जाति के हैं? तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मोतीलाल तेजावत जो है वो किस जाति के थे। तो आप बताओगे कि मोतीलाल तेजावत किस जाति के थे? ओसवाल जाति के। इसके अलावा मोतीलाल तेजावत के बारे में कहा गया कि पढ़े लिखे थे और ये एक पेशे से मेवाड़ राज घराने के अंदर ही किसकी नौकरी करते थे? कामदार। यूँ समझ लीजिए कि आज के ज़माने के कोई ठेकेदार
और ये किस ठिकाने के कामदार थे, तो आप बताओगे कि ये किस ठिकाने के अंदर कामदार रहे हैं, तो वो ठिकाना कौन सा है, जाडोल। और इन मोतीलाल तेजावत के बारे में क्या है, तो इनको कुछ उपनामों से भी पुकारा गया, कभी कभी एग्जाम के अंदर आता है। तो मोतीलाल तेजावत के बारे में क्या है, तो एक तो इनको कहा गया है कुछ ऐसा कि मोतीलाल तेजावत जो है वो कहलाते हैं आदिवासियों के मसीहा या भीलों के मसीहा। देखो नाम से यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि भोमड़ भील आंदोलन, और अपन ने पहले वाले वीडियो के अंदर भी क्लियर कर दिया कि यह आंदोलन भी किससे संबंधित है, भीलों से। तो भीलों का मसीहा या आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे मोतीलाल तेजावत। इसके अलावा इन्हें कहा जाता है कुछ ऐसा भी कि भीलों के बीच में ये किस नाम से भी प्रसिद्ध हैं, तो आप बताएंगे बाऊजी। और इसके अलावा ये गांधी के विचारों से बड़े सहमत रहते थे, तो इनको कहा जाता है क्या भी, गांधी दूत। यानी 3 उपनाम हैं किनके, मोतीलाल तेजावत के, आदिवासियों का मसीहा, बावजी और गांधी दूत। मोतीलाल तेजावत किस गांव के रहने वाले हैं, कोलियारी गांव। मोतीलाल तेजावत किस जाति के हैं, ओसवाल। और मोतीलाल तेजावत किस ठिकाने में कामदार रहे हैं, तो आप वो ठिकाना कौन सा है, जाडोल। जाडोल और कोलियारी दोनों जगह उदयपुर जिले के अंदर है। और ये वही मोतीलाल तेजावत है जो भीलों में कौन सा आंदोलन लेके आ रहे हैं, तो एक ही आंदोलन या इसी एक ही आंदोलन को आप चाहें तो क्या कह सकते हैं, भोमड़ भील आंदोलन। अब हम इस आंदोलन को शुरू कर देते हैं, लेकिन आप, मुझे पूरा यकीन है कि आप साथ के साथ नोट डाउन इसको कर रहे होंगे। तो अब अपन यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि इस आंदोलन के अंदर कौन कौन सी गतिविधियाँ होने वाली है। तो अपन ने जैसे पढ़ा था कि गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन की शुरुआत की थी, तो वैसे ही मोतीलाल तेजावत एक ही आंदोलन की शुरुआत करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं, कहाँ से करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, अपन सब बात के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आप बराबर अपना ध्यान स्क्रीन के ऊपर रखिए। अब देखो यहाँ से आगे क्या है, तो भोमड़ भील आंदोलन के अंदर एक चीज़ हमें आ चुकी है कि भोमड़ भील आंदोलन के जो संस्थापक हैं, इस आंदोलन को चलाने वाले जो हैं, उनका नाम हमारे लिए क्या है, तो उनका नाम हमारे लिए है मोतीलाल तेजावत। अब मोतीलाल तेजावत भीलों के लिए ही आंदोलन चला रहे हैं। तो इस आंदोलन के बारे में कुछ ऐसा कि इस आंदोलन के कुछ प्रमुख क्या माने गए हैं कारण। जैसे अपन ने पढ़ा था कि भगत आंदोलन जो था वो भीलों में जनजागृति फैलाने के लिए था, वैसे ही ये आंदोलन जो था वो क्या कारण थे, तो अपन उसके ऊपर बात करते हैं। तो मोतीलाल तेजावत के बारे में और कि इन्होंने कुछ कारण माने हैं। अब कारण क्या है, तो पहला तो ये है कि भीलों के अंदर एक तो क्या मौजूद थी, बेगार प्रथा। देखो इसके कारण तो बहुत सारे थे। देखो स्टार्टिंग मैंने आपको पहले वाले वीडियो के अंदर बताया था कि जनजातियों ने आंदोलन किया था, उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि उनके अधिकारों का हनन हुआ, उन्होंने आंदोलन चलाया, लेकिन कुछ टेक्निकल कारण अलग अलग है। तो यहाँ पे एक बड़ा कारण था बेगार, और बेगार का मीनिंग आप समझते हैं, एक सिंपल सी भाषा में फोकट में काम करवाना या काम करवा के पैसे नहीं देना। और इसके अलावा कुछ कारण किनका भी था, तो इनसे कुछ क्या वसूली जाती थी, लाख बाग। लाख बाग का मीनिंग आप कर से निकाल लीजिए, टैक्स से निकाल लीजिए या लगान से निकाल लीजिए। और इन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए मोतीलाल तेजावत जो है वो भीलों के अंदर एक ही आंदोलन या भोमड़ भील आंदोलन लेके आ रहे हैं। अब इस आंदोलन में सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो वो एग्जाम के अंदर वहीं से एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो इस आंदोलन के बारे में क्या है, तो मोतीलाल तेजावत के बारे में कहा गया कि मोतीलाल तेजावत ने इस आंदोलन का प्रारंभ, ध्यान बराबर रखना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से निकलेगा कि तेजावत ने इस आंदोलन का प्रारंभ जो है, तेजावत ने इस आंदोलन का प्रारंभ किया था कौन से वर्ष से, तो आप बताएंगे तेजावत ने इस आंदोलन का प्रारंभ किया था 1921 ईस्वी के वर्ष से। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 1921 ईस्वी के वर्ष से और किस दिन से, तो आप बताओगे कि यहाँ पे जो तिथि थी वो ऐसी थी कि वो दिन जो था वो दिन कौन सा था, वैशाख पूर्णिमा। और इसी वैशाख पूर्णिमा से तेजावत ने इस आंदोलन का प्रारंभ किया 1921 में। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है, एग्जाम में पूछेगा कि तेजावत ने इस आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया। ये एग्जाम का पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है, आप नोट डाउन करते रहिए कि तेजावत ने इस आंदोलन का प्रारंभ वैशाख पूर्णिमा के दिन, तेजावत ने इस आंदोलन का प्रारंभ वैशाख पूर्णिमा के दिन
किस प्रसिद्ध स्थान से किया था, तो वो स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है और उस स्थान का नाम हमारे लिए क्या है, मातृकुंडिया। मेरी नज़र में ये एग्जाम में आने लायक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछते हैं कि बहुमत भील आंदोलन या एक के आंदोलन का प्रारंभ तेजावत ने कहाँ से किया था, तो आप बताओगे कि तेजावत ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी कहाँ से, मातृकुंडिया। और ये मातृकुंडिया ही वो जगह है, ये मातृकुंडिया वो जगह है जो वर्तमान में कहाँ है, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और भी ज़्यादा जानना चाहो तो चित्तौड़ की किस तहसील के अंदर, तो आप बता सकते हैं कि चित्तौड़ के अंदर एक तहसील का नाम है राशमी, और इसी राशमी तहसील के अंदर मातृकुंडिया भगवान परशुराम से संबंधित बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है और इसे भी हरिद्वार जैसी उपमाएं दी गई है। और मातृकुंडिया से ही बहुमत भील आंदोलन का प्रारंभ कौन कर रहे हैं, तो उनका नाम हमारे लिए क्या है, मोतीलाल तेजावत। अब इसी मातृकुंडिया के अंदर कुछ होने वाला। अब मातृकुंडिया के अंदर हुआ क्या कि जब मोतीलाल तेजावत मातृकुंडिया से इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं तो सभी भील लोग वहाँ एकत्रित होते हैं। और ये मातृकुंडिया ही वो जगह है, ये मातृकुंडिया ही वो जगह है जहाँ मोतीलाल तेजावत भीलों के पक्ष में, ये मातृकुंडिया ही वो जगह है जहाँ मोतीलाल तेजावत भीलों के पक्ष में कुछ क्या लिखने वाले हैं, मांगे। कि वो कितनी मांगों की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे अपन ने पढ़ा था कि समसभा में प्रवेश के 10 नियम थे, वैसे यहाँ पे ध्यान रखना मांगों की संख्या बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम के अंदर पूछ लेता है। तो इसी मातृकुंडिया के अंदर मोतीलाल तेजावत भीलों के पक्ष में कुछ मांगे लिख रहे हैं, और वो मांगे कितनी हैं, तो आप बताओगे कि वो मांगे कितनी हैं, तो उनकी संख्या आपको याद रखनी है, कितनी है, 21। मेरी नज़र में एग्जाम में आने लायक पहला दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ आ रहा है। पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो ये था कि तेजावत ने इस आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की है, तो आप लोग बताओगे मातृकुंडिया से। अब तेजावत मातृकुंडिया में ही भीलों के फेवर में, भीलों के पक्ष में कितनी मांगे लिख रहे हैं, 21 मांगे। और इन्हीं 21 मांगों के बारे में एग्जाम में पूछेगा। क्यों? क्योंकि यही वो 21 मांगे हैं, यही वो 21 मांगे हैं जिसे इतिहास में क्या कहा गया है, जिसे इतिहास में क्या कहा गया है, मेवाड़ की पुकार। एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं कि मेवाड़ की पुकार क्या है, तो आप बताना कि मेवाड़ की पुकार वो 21 मांगे हैं जो मोतीलाल तेजावत ने कहाँ लिखी थी, मातृकुंडिया में। किसके पक्ष में लिखी थी, भीलों के पक्ष में लिखी थी। और यही 21 मांगे क्या कहला रही है, मेवाड़ की पुकार। यानी भीलों के लिए एक मांगों का पत्र तैयार हुआ, और उस मांगों के पत्र को तैयार करने वाले कौन हैं, मोतीलाल तेजावत। अब इन मांगों का होगा क्या, तो मातृकुंडिया जो जगह है वो मेवाड़ रियासत से जुड़ी हुई है, तो ये कहीं ना कहीं 21 मांगे भेजी जाएगी मेवाड़ के महाराणा को। और अपन ने देखो पिछले ही वीडियो में चर्चा की थी कि मेवाड़ के इतिहास में फतेह सिंह जी वो राजा थे जिनके इतिहास को कहा गया कि आंदोलन का काल। तो इस समय भी मेवाड़ के जो शासक थे फतेह सिंह, और उन्हीं फतेह सिंह जी को ये 21 मांगे भेजी जाएगी। अब यहाँ से होने वाला क्या, लेकिन मैं एक बार बता दूं कि अभी तक अपने ब्लैक बोर्ड पे क्या चीज़ आ गई है। तो अपन ने पढ़ा है कि तेजावत जो है इस आंदोलन का प्रारंभ, तेजावत इस आंदोलन का प्रारंभ कर रहे हैं 1921। कहाँ से कर रहे हैं, मातृकुंडिया की स्थिति को कर रहे हैं, वैशाख पूर्णिमा। इसी मातृकुंडिया में तेजावत भीलों के पक्ष में कितनी मांगे लिखने वाले हैं, 21। और इन्हीं 21 मांगों को आप क्या कहने वाले हैं, मेवाड़ की पुकार। अब मांगे लिखी है तो किसी न किसी महाराणा को भेजी जाएगी। तो अब यहाँ से आगे हमारे लिए क्या है, तो आप देखते रहिए कि अपनी अभी चर्चा रुकी थी किस पे, मेवाड़ की पुकार पर। और अपन ने पढ़ लिया कि इस मेवाड़ की पुकार को लिखने वाले कौन हैं, तेजावत। और मेवाड़ की पुकार जो है, मेवाड़ की पुकार जो है वो असल में कितनी मांगे हैं, 21 मांगे हैं। और इन्हीं 21 मांगों को कहा गया मेवाड़ की पुकार। अब ये 21 मांगे क्या है, तो इन 21 मांगों के बारे में कहा गया कि ये 21 मांगे भेजी जाएगी सीधी कहाँ, तो 21 मांगे भेजी जाएगी मेवाड़ के महाराणा को। और इस समय मेवाड़ के जो महाराणा थे, इस समय मेवाड़ के जो महाराणा थे उनका नाम क्या था, फतेह सिंह। और अपन ने पहले भी चर्चा की थी कि राजस्थान के इतिहास में किसी शासक का काल आंदोलन का काल कहलाता है क्या, तो वो व्यक्ति कौन है हमारे लिए, फतेह सिंह जी, मेवाड़ के राजा। और इस अभी शासक कौन है, फतेह सिंह। और जो 21 मांगे लिखी गई मेवाड़ के महाराणा किनको भेजी गई, फतेह सिंह जी। अब फतेह सिंह के बारे में कहा गया कि जो 21 मांगे थी भीलों से संबंधित, उन 21 मांगों में से फतेह सिंह जी कितनी मांगे मान लेते हैं, 18 मांगे मान लेते हैं। फिर भी फतेह सिंह जी जो है वो कितनी मांगे नहीं मानते हैं, तो फतेह सिंह जी कितनी मांगे नहीं मानते हैं, 3। अब ये 3 मांगे बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 21 मांगे तो अपन शायद याद करना अपने लिए ज़्यादा कोई फ़ायदेमंद नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि भाई 3 मांगे वो कौन सी नहीं मानते, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेगा कि बहुमत भील आंदोलन के अंतर्गत मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने किन 3 मांगों को नहीं माना था। तो 3 मांगे कौन कौन सी वो अपन देखते हैं। तो पहली मांग तो ये थी
कि इस मांग पत्र में कहा गया कि वन संपदा पर क्या नहीं लिया जाए कर, लेकिन फतेह सिंह जी ने कहा कि हम इस मांग को नहीं मान सकते। इसके अलावा ये कहा गया कि क्या भी बंद की जाए बेगार, लेकिन फिर भी फतेह सिंह ने यह नहीं मानी। और इसके अलावा एक मांग जो थी वो एक मांग थी किससे संबंधित, सुअरों से संबंधित। ठीक है, ये 3 मांगे जो थी वो 21 मांगों में थी और ये 3 मांगे वो हैं जिनको फतेह सिंह मानने से क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। अब यहाँ से होने वाला है क्या है, देखो आंदोलन पढ़ते हैं तो आंदोलन के अंदर कोई ना कोई घटनाएं होती है। अब मोतीलाल तेजावत इस आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं, यह आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा है। तेजावत जी ने 21 मांगे लिखी, 21 मांगे मेवाड़ के महाराणा को भेजी गई और उन्होंने 18 मांगे मान ली, लेकिन 3 मांगे नहीं मानी। कौन सी नहीं मानी, वन संपदा पर कर से संबंधित, एक बेगार से संबंधित, एक सुअरों से संबंधित। अब यहाँ से आगे क्या है, तो आंदोलन है तो कोई ना कोई तो घटनाएं इसमें होगी। और जब ये 18 मांगे मानी, 3 मांगे नहीं मानी, तो इसका विरोध हुआ। और इसके विरोध स्वरूप हुआ क्या, तो इसके विरोध स्वरूप कुछ गांवों ने सरकार को क्या देना बंद कर दिया, टैक्स, कि भाई आपने ये 3 मांगे भी क्यों नहीं मानी, इसलिए हम आपको कर नहीं देंगे। अभी 3 मांगे नहीं मानी, इसके बदले कौन से गांव कर देना बंद कर रहे हैं। वहाँ से भी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन बना है, तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि इस आंदोलन में कर नहीं देने वाला पहला गांव कौन सा था, तो आप बताओगे कि इस आंदोलन में कर नहीं देने वाला पहला गांव जो था वो था जवास। ये उदयपुर में ही आता है, खेरवाड़ा के पास। जवास ही वो पहला गांव था जिसने इस आंदोलन के दौरान सबसे पहले सरकार को कर देना बंद कर दिया था। और सेकंड गांव कौन सा था जिसने सरकार को कर देने से मना कर दिया था, तो सेकंड गांव कौन सा था, जाडौल। ये 2 गांव वो थे जिन्होंने इस आंदोलन में सरकार को कर देना क्या कर दिया था, बंद। अब आंदोलन है तो कोई ना कोई घटना जरूर होगी। अब यहाँ पे किस घटना का जिक्र होगा, जैसे अपन ने पढ़ा था कि भगत आंदोलन के अंदर मानगढ़ धाम हत्याकांड बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी, तो वैसे आंदोलन ये भी है, तो यहाँ पे भी कोई ना कोई बड़ी घटना होगी। अब यहाँ पे कौन सी बड़ी घटना होती है वो अपन देखते हैं। तो इस आंदोलन से जुड़ी हुई बड़ी घटना कौन सी है, तो इस आंदोलन से जुड़ी हुई बड़ी घटना हुई थी इस गांव में, और इस गांव का नाम क्या है, नीमड़ा गांव। देखो नीमड़ा गांव अभी राजस्थान में नहीं है, ये गुजरात के विजयनगर के अंदर है। और इसी नीमड़ा गांव के अंदर क्या होता है, तो इसी नीमड़ा गांव के अंदर क्या होता है, हत्याकांड होता है। अब यहाँ पे क्या घटना हुई वो अपन देखते हैं। तो पहला काम तो हो गया कि एग्जाम में पूछ लेगा कि नीमड़ा गांव हत्याकांड का संबंध किस आंदोलन से है, तो आपको आना चाहिए कि नीमड़ा गांव हत्याकांड का संबंध है भोमड़ भील आंदोलन या एक के आंदोलन से। जैसे अपन ने उधर याद रखा था कि मानगढ़ धाम हत्याकांड का संबंध किस आंदोलन से है, तो अपनी चर्चा हो चुकी थी भगत आंदोलन। वैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा कि नीमड़ा गांव का हत्याकांड जो है वो किस आंदोलन से संबंधित है, तो नीमड़ा गांव का हत्याकांड संबंधित है भोमड़ भील या एक के आंदोलन से संबंधित है। अब इस घटना में होने वाला क्या है, तो पहला काम तो ये कि नीमड़ा वर्तमान में कहाँ है, तो अपन चर्चा कर लेते हैं कि नीमड़ा राजस्थान में नहीं है, ये नीमड़ा जो है वो गुजरात के, ये नीमड़ा जो है वो गुजरात के किस जगह है, तो वो जगह हमारे लिए कौन सी है, विजयनगर। और विजयनगर कहाँ है, गुजरात में। अब यहाँ से आगे क्या है कि घटना हुई है, एग्जाम में पूछेगा किस दिन हुई है, तो आपको बताना है कि नीमड़ा गांव का हत्याकांड जो है वो हुआ था 7 मार्च 1922 के 7 मार्च 1922 को नीमड़ा गांव का हत्याकांड हुआ। अब यहाँ पे हुआ क्या था कि नीमड़ा गांव के अंदर इस दिन भीलों का अधिवेशन हो रहा है और सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं, तेजावत का भी यहाँ पहुँचना होता है। जब भीलों का अधिवेशन नीमड़ा गांव में चल रहा था, जब भीलों का अधिवेशन कौन से गांव में चल रहा था, नीमड़ा गांव में, और सैकड़ों की संख्या में भील लोग यहाँ एकत्रित थे, तभी कहा जाता है कि इसी अधिवेशन के अंदर क्या पहुंचती है, तो इसी अधिवेशन के अंदर क्या पहुंचती है, MBC। अपन ने इसकी चर्चा पहले वाले टॉपिक के अंदर ही कर ली थी कि MBC का मीनिंग है मेवाड़ भील कोर, और अपन ने पढ़ा भी था कि इसकी स्थापना 1841 ईस्वी और इसका मुख्यालय रखा गया खेरवाड़ा। और अपन ने ये भी पढ़ा था कि नाम रखा गया मेवाड़ भील कोर, लेकिन इसने भीलों को ही मारने का काम किया। और वही चीज़ यहाँ होने वाली है कि यहाँ पे MBC पहुँचती है, और किस अधिकारी के नेतृत्व में, तो यहाँ पे एक अधिकारी का नाम आपको याद रखना है, और एक अधिकारी जो MBC लेके पहुंचा, और उस अधिकारी का नाम क्या था, शर्टन। और इसी शर्टन ने इस अधिवेशन पर क्या करवा दी,
फायरिंग। और इस फायरिंग के अंदर देखते ही देखते कुछ मिनटों के अंदर कितने वीर शहीद हुए। तो देखते ही देखते इस अधिवेशन के अंदर फायरिंग, और इस अधिवेशन में 1200 वीर क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। छोटी नहीं, बहुत बड़ी घटना हो गई। जैसे अपन ने पढ़ा था कि गोविंदगिरी के भगत आंदोलन में कुछ मिनटों के अंदर 1537 वीर शहीद हुए, वैसे यहाँ पे कुछ मिनटों के अंदर 1200 वीर शहीद कर दिए गए। और किसने, एमबीसी ने, किस अधिकारी ने फायरिंग करवाई? अधिकारी का नाम क्या था, शर्टन। छोटी नहीं, बहुत बड़ी घटना हो गई। लेकिन इस घटना का दोषी सरकार किसे ठहराएगी? जैसे वहाँ पे दोषी ठहराया था गोविंदगिरी को, वैसे यहाँ दोषी ठहराया जाएगा किसको, मोतीलाल तेजावत को। अब यहाँ पे हमारे लिए क्या है कि देखते ही देखते कुछ मिनटों में 1200 वीर क्या हुए, शहीद। यानी कहीं ना कहीं बात शुरू होगी, तेजावत को क्या कर लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए। अब यहाँ से होगा क्या कि तेजावत गिरफ्तार होते नहीं हैं। अब तेजावत के बारे में कहा गया कि वीर लोग इनको छुपाते छुपाते, बचाते बचाते इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते गए, और कहते हैं कि बहुत टाइम तक तेजावत सरकार के हाथ नहीं आते हैं। अब यहाँ से हमारे लिए आगे क्या है? तो पहला तो काम ब्लैक बोर्ड पे क्या हो चुका है कि अपने एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि नीमड़ा गांव हत्याकांड का संबंध किस जनजातीय आंदोलन से है? तो आप बताएंगे भोमड़ भील या एक के आंदोलन से। नीमड़ा गांव का हत्याकांड कब हुआ? तो आप बताएंगे 7 मार्च 1922। और एमबीसी ने किस अधिकारी के नेतृत्व में यहाँ फायरिंग कर दी? तो उस अधिकारी का नाम क्या है, शर्टन है। अब यहाँ से आगे क्या होने वाला है? तो यहाँ से आगे कि इस आंदोलन के दौरान एक घटना और जुड़ी है। देखो अपन ने पढ़ा है कि कहीं ना कहीं सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का जो पहाड़ी पठारी क्षेत्र है उसे कहा जाता है भोमड़। तो कहते हैं कि इस घटना के बाद एक और बड़ी घटना हुई थी किस रियासत के अंदर, सिरोही के अंदर। अब सिरोही में क्या होने वाला है? तो सिरोही में कहा गया कि सिरोही में 2 गांवों के नाम हैं, तो जिनमें से एक गांव का नाम तो क्या है, बालोतिया, और एक गांव का नाम क्या है, तो एक गांव को कहा गया क्या, बूला। अब ये बूला गांव जो है कहीं कहीं किस नाम से भी लिखा जाता है, तो कहीं कहीं लिखा जाता है ये भूला के नाम से भी लिखा जाता है। लेकिन भूलना नहीं, अपने को तो याद रखना है कि एग्जाम में बन जाएगा कि बालोतिया बूला गांव हत्याकांड, क्या कि यहाँ पे भी एक बड़ी घटना होने वाली है। तो इस बालोतिया बूला गांव हत्याकांड का संबंध, इस बालोतिया बूला गांव हत्याकांड का संबंध भी किस आंदोलन से है? तो बालोतिया बूला गांव हत्याकांड का संबंध भी जिस आंदोलन से है वो आंदोलन हमारे लिए क्या है, भोमड़ भील आंदोलन या एक ही आंदोलन है। अब ये बालोतिया बूला गांव कहाँ है, सिरोही में। अब यहाँ पे घटनाएं किस दिन हुई? तो कहा गया कि 5-6 मई की मध्य रात्रि, और समय था कब का, 1922 का ही। और 5-6 मई 1922 को यहाँ पे घटना हुई। और कहते हैं कि यहाँ पे भी कुछ लोग एकत्रित हुए थे। भीलों को आगे की रणनीति के लिए चर्चा करनी है, कहीं ना कहीं इसी पे चर्चा करने के लिए यहाँ पे भील लोग एकत्रित थे। और तभी कहते हैं कि यहाँ पे कौन पहुँचती है, एमबीसी। और एमबीसी का नाम आते ही दिमाग में आना चाहिए, नाम मेवाड़ भील को रखा गया, लेकिन भीलों को ही मारने का काम किया। और यहाँ पे कहते हैं कि एमबीसी का कौन सा अधिकारी पहुँचा? तो उस अधिकारी का नाम था कुछ ऐसा कि उस अधिकारी का नाम क्या था, एक कैप्टन प्रिचार्ड। और इस कैप्टन प्रिचार्ड ने भी इस दिन इन 2 गांवों के अंदर फायरिंग की। और सरकार ने अपनी रिपोर्ट के अंदर कहा कि यहाँ पे भी कम से कम 11 भील यहाँ पे भी क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। अब ये घटना नीमड़ा गांव के हत्याकांड के बाद हुई, जो शायद नहीं होनी थी। इस घटना का भी बड़ा भयंकर विरोध होता है, और इस विरोध के अंदर एक संगठन यहाँ पहुँचता है। और इस विरोध के अंदर जो संगठन यहाँ पहुँचता है, उस संगठन का नाम हमारे लिए ऐसा है कि उस संगठन का नाम हमारे लिए क्या है, राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ का भी अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलता है। ये कब स्थापित हुआ, कहाँ स्थापित हुआ, किन्होंने स्थापित किया, ये किस तरह से अपना कार्य करते, इसकी चर्चा अपन किसान आंदोलन के साथ विस्तार से करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों को जब पता पड़ा कि नीमड़ा गांव के हत्याकांड के बाद भी एक ऐसी घटना और हो गई, तो राजस्थान सेवा संघ के 2 मेंबर इस घटना की जाँच के लिए पहुँचते हैं। और वो कहते हैं 11 नहीं, यहाँ तो 50 से ज़्यादा व्यक्ति शहीद हुए हैं। और कौन से 2 व्यक्ति इस घटना की जाँच के लिए पहुँचे? तो कहा गया कि राजस्थान सेवा संघ के 2 सदस्य इस घटना की जांच करने पहुंचे। और वो 2 सदस्य कौन कौन से थे, वो अपने आगे भी काम आएंगे। तो एक सदस्य का नाम तो था हमारे लिए क्या, राम नारायण चौधरी। और एक सदस्य जो था
उस व्यक्ति का नाम क्या था? तो उस व्यक्ति का नाम था सत्यभक्त। सत्यभक्त और रामनारायण चौधरी राजस्थान सेवा संघ के मेंबर है, और ये दो ही वो व्यक्ति थे जो बालोतिया बुला गांव हत्याकांड की जांच करने आए थे। जो किस अधिकारी ने इस घटना को अंजाम दे दिया? तो एमबीसी का वो अधिकारी कौन सा था? कैप्टन प्रिचार्ड। यानी इस आंदोलन में दो बड़ी महत्वपूर्ण घटना हो गई, एक तो नीमड़ा गांव का हत्याकांड, एक बालोतिया बुला गांव का हत्याकांड। नीमड़ा गांव का हत्याकांड भी भोमड़ बिल आंदोलन से ही संबंधित है, और बालोतिया नीमड़ा गांव का हत्याकांड भोमड़ बिल आंदोलन से ही संबंधित है, और वैसे ही बालोतिया बुला गांव का हत्याकांड भी भोमड़ बिल आंदोलन से ही संबंधित है। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज आ रही है कि 1200 भील शहीद हुए, उस घटना की जांच के लिए किसी संगठन के कोई सदस्य वहां नहीं पहुंचे। लेकिन बालोतिया बुला गांव हत्याकांड की जांच के लिए राजस्थान सेवा संघ ने 2 मेंबर को जांच करने के लिए भेजा, और वो 2 मेंबर कौन कौन से थे? रामनारायण चौधरी, और एक का नाम क्या था? सत्यभक्त। अब इन 2 बड़ी घटनाओं के बाद, तेजावत की गिरफ्तारी के बाद ज़्यादा जोर पकड़ने लगी कि भाई इन सब घटनाओं के पीछे कौन है? तेजावत है। लेकिन तेजावत जी गिरफ्तार होते नहीं हैं। भील लोग इनको प्रोटेक्शन देते जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं बस्ते छिपाते आगे बढ़ते जाते हैं। अब यहाँ से आगे होने वाला क्या है वो अपन देखते हैं। तो 1922 से मोतीलाल तेजावत जी का गुप्तवास चल रहा था, कहीं दिखाई नहीं देते। वो कह रहे कि कोई ड्रेस चेंज करके परिव्राजक बन गए थे और वो अपना काम चला रहे थे, छुप रहे थे वगैरह, ठीक है। लेकिन जब इस घटना के बारे में एक नाम निकल के आया, और वो नाम किनका है? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का। और कहते हैं कि तेजावत जी की गांधी जी के अंदर बड़ी आस्था थी। तो वर्ष था 1929 का, और 1929 में कहते हैं कि गांधी जी ने अपना एक संदेशा किसके पास भिजवाया? तेजावत जी के पास। और कहते हैं कि उसी संदेशे की बात मानकर तेजावत जी ने गांधी जी की बात मानकर, कहते हैं कि तेजावत ने गांधी जी की बात मानकर क्या कर लिया? आत्मसमर्पण। लेकिन आप देखिए 1922 से गायब थे, लेकिन आत्मसमर्पण कब हो रहा है? 1929। और किसके कहने पे हो रहा है? तो किसके कहने पे हो रहा है? गांधी जी के कहने पे हो रहा है। अब यहाँ से आगे क्या है कि तेजावत ने गांधी जी के कहने पे आत्मसमर्पण कर दिया, और कहाँ? तो आप बताएंगे कि तेजावत जी ने आत्मसमर्पण किया गुजरात के किस गांव में? तो उस गांव का नाम क्या था? खेड़ ब्रह्मा। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अरावली की शुरुआत भी यहीं से होती है। और इसी खेड़ ब्रह्मा गांव में गांधी जी के कहने पर तेजावत जी ने आत्मसमर्पण किया। और कहते हैं कि खेड़ ब्रह्मा गांव में इनको कौन सी पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है? तो कहते हैं कि इनको यहाँ से कौन सी पुलिस गिरफ्तार करके ले गई? तो वो पुलिस गुजरात में एक जगह है इडर, और इडर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। लेकिन इनका आत्मसमर्पण कहाँ हुआ? तो आप जगह बताएंगे कि इनका आत्मसमर्पण कहाँ हुआ? खेड़ ब्रह्मा में। अब यहाँ से आगे क्या है कि 1929 से ये जेल चले गए, लेकिन ये रिहा होते हैं। ये रिहा कब हुए? तो आप बताओगे कि ये रिहा हुए कब? 1936 ईस्वी में। यानी 1936 ईस्वी के वर्ष में तेजावत जी क्या हो गए थे? रिहा हो गए थे। और इनके रिहा होने की कहानी भी कुछ ऐसी है कि इनको रिहा करवाने में भी किनका हाथ था? तो इनको रिहा करवाने में भी हाथ किनका था? गांधी जी का। अब यहाँ से आगे क्या? देखो महात्मा गांधी जी का फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगत आंदोलन के अंदर भी अपन ने देखा कि गोविंद गिरी की सजा कम करवाने का काम भी गांधी जी के माध्यम से हुआ था, कि उनके मित्र थे अंतोजी दास। और यहाँ पे तेजावत जी को भी रिहा करवाने का काम, कौन करवा रहे हैं? गांधी जी। अब वो कैसे हुआ वो अपन देखते हैं। तो 1922 से तेजावत जी गुप्तवास के अंदर चल रहे थे। गांधी जी के कहने पर तेजावत जी ने आत्मसमर्पण कर दिया। कहाँ? खेड़ ब्रह्मा। और कौन सी पुलिस ने गिरफ्तार किया था? इडर पुलिस ने। और ये रिहा कब होंगे? तो 1936 में। वो कैसे? वो ओपन देखते हैं। तो अब यहां से आगे क्या है? तो कहते हैं कि गांधी जी के ही यहां पे भी कौन काम आ गए? एक मित्र। अब वो गांधी जी के मित्र कौन से हैं? तो गांधी जी के उन मित्र का नाम हमारे लिए ऐसा है, और उन मित्र का नाम हमारे लिए क्या है? मणिलाल जी कोठारी। और ये मणिलाल जी ही कोठारी वो है जो काम गोविंद गिरी के लिए अंतोजी दास ने किया, वही काम तेजावत जी के लिए कौन करने वाला है? मणिलाल कोठारी। क्योंकि मणिलाल कोठारी वो व्यक्ति है जो तेजावत जी के मैटर को मेवाड़ के सबसे बड़े किसमें ले गए? न्यायालय में।
मेवाड़ की भी अपनी सरकार है, मेवाड़ का भी अपना न्यायालय है, और मेवाड़ का जो सबसे बड़ा न्यायालय है, मेवाड़ रियासत का जो सबसे बड़ा न्यायालय था उसको कहा जाता था कुछ ऐसा कि वो सबसे बड़ा न्यायालय क्या कहलाता, महा इंद्राज सभा। और जब इस महा इंद्राज सभा के अंदर तेजावत जी को लाया गया तो वो मणिलाल कोठारी ही वो मध्यस्थ थे जिन्होंने सरकार और तेजावत के मध्य समझौता करवाया, और उस समझौते में कहा गया कि तेजावत जी आज से सरकार के विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे। इस बात को लेके समझौता हुआ, और इसी बात को लेके मणिलाल कोठारी के प्रयासों से तेजावत जी को 1936 के अंदर जेल से क्या किया गया, रिहा किया गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्जाम मैंने लायक तो मुझे केवल कोई विशेष नहीं लग रहा है, लेकिन आपके लिए एक नई चीज़ शायद सीखने के लिए हो गई कि ये महा इंदिरा सभा क्या है। तो मेवाड़ के सबसे बड़े न्यायालय को क्या कहा जाता है, महा इंदिरा सभा। और इसी महा इंदिरा सभा के अंदर तेजावत जी को लाया गया, और तेजावत जी का पक्ष लिया किसने, मणिलाल जी कोठारी। किसके कहने पे, गांधी जी के कहने पर, और मणिलाल जी ने ही तेजावत और मेवाड़ की सरकार के मध्य समझौता करवाया। और इसी समझौते में कहा गया कि तेजावत जी आज से कोई भी सरकार के विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे, और तेजावत जी को जेल से क्या कर दिया गया, रिहा। किस आदमी की बदौलत, तो वो मध्यस्थ है कौन, तो उन मध्यस्थ का नाम क्या था, मणिलाल कोठारी। लेकिन तेजावत जी जेल से निकलने के बाद भी बिलों के लिए ही अपना सारा जीवन लगा देते हैं। अब वो आगे क्या करते हैं वो अपन देखते हैं। तो तेजावत जी के बारे में क्या है कि इन्होंने जेल से रिहा होने के बाद एक संगठन बनाया, और उस संगठन का नाम इन्होंने क्या रखा, वनवासी संघ। देखो ऐसे दो संगठन है, और दोनों में से कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर कंफ्यूजन पैदा होता है। अब क्या है, तो एक ऐसा ही मिलता जुलता वर्ड है, लेकिन वो वर्ड हमारे लिए क्या है, तो वर्ड हमारे लिए क्या है, वनवासी छात्रावास। देखो ये दो संगठन हैं, और ये दो संगठन ऐसे हैं कि इन दोनों ही संगठनों की स्थापना किनके कार्य के लिए हुई थी, बिलों के उत्थान के लिए हुई थी। दोनों ही संगठन को कहाँ स्थापित किया गया, तो दोनों ही संगठन को कहाँ स्थापित किया गया, उदयपुर में। और दोनों ही संगठन किस जाति के उत्थान के लिए कार्य करके जाते हैं, बिलों के उत्थान के लिए। लेकिन एक संगठन का नाम था वनवासी संघ, और एक संगठन का नाम क्या था, वनवासी छात्रावास। तो अगर हमें पूछे कि वनवासी संघ के संस्थापक कौन हैं, और हमें पूछे कि वनवासी छात्रावास के संस्थापक कौन हैं, तो आपको पूछे तो आप बताना कि वनवासी संघ के जो संस्थापक है 1936 के अंदर कौन थे, तो उनका नाम था मोतीलाल तेजावत। यानी तेजावत जी ने 1936 के अंदर वनवासी संघ नामक संगठन स्थापित किया उदयपुर में। और ऐसा ही मिलता जुलता नाम था एक संगठन का, वो रखा है वनवासी छात्रावास। तो वनवासी छात्रावास के बारे में क्या है, तो इस वनवासी छात्रावास की स्थापना कब हुई, 1943। और 1943 के अंदर उदयपुर के अंदर वनवासी छात्रावास के संस्थापक कौन हैं, तो आप बताना कि उसके संस्थापक कौन हैं, बलवंत सिंह मेहता। देखो इतिहास में ऐसे बहुत सारे फैक्टर मिलते हैं जिनको लेके कंफ्यूज होते हैं। तो आदिम जाति संग्रहालय, आदिम जाति शोध संस्थान, तलवाड़ा क्या है, तिलवाड़ा क्या है। तो वैसे ही वनवासी संघ और वनवासी छात्रावास भी एग्जाम के अंदर कंफ्यूज करते हैं। तो वनवासी संघ को स्थापित किया गया 1936 में मोतीलाल तेजावत के द्वारा, और वनवासी छात्रावास को स्थापित किया गया 1943 बलवंत सिंह मेहता द्वारा। हम इनसे कहीं ना कहीं आगे भी मिलेंगे। और ये दोनों संगठन उदयपुर में स्थापित हुए हैं, काम किन के लिए कर रहे हैं, बिलों के लिए। अब अपन देख लेते हैं कि अपन ने इतने से वक्त में क्या पढ़ा है। तो अपन ने आज चर्चा की थी भगत आंदोलन से आगे, और अपन बात कर रहे थे आज भूमट भील आंदोलन या ऐक्य आंदोलन के बारे में। तो जनजातीय आंदोलन अपने पास तीन है। इसका मतलब ये नहीं कि अपने एग्जाम के अंदर तीनों से एक एक क्वेश्चन आएगा, नहीं, क्वेश्चन तो एक ही निकल के आएगा। और वो क्या है, तो उसकी चर्चा लगभग यहाँ से जो आएगा वो अपने यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे हो चुकी। तो अपन स्टार्टिंग से देखते कि अपन ने क्या पढ़ा है। तो अपन पहले पेज के ऊपर पहुंचते हैं। तो अपन ने बात की थी किसकी, भूमट भील आंदोलन या ऐक्य आंदोलन। अपन ने पढ़ा है कि इसके प्रणेता कौन है, मोतीलाल तेजावत। कुछ बातें मोतीलाल तेजावत जी की यहाँ हो गई कि किस गांव के रहने वाले, उदयपुर में है, कोलियारी गांव। किस जाति के हैं, ओसवाल। किस ठिकाने में इनकी नौकरी थी, जाडोल। इसके अलावा ये किस नाम से फेमस हुए हैं, तो इनको कहा गया आदिवासी या भीलों का मसीहा भी आप कह सकते हैं। इनको कहा गया है बावजी, या इनको आप किस नाम से भी जान सकते हैं, गांधी दूत। यानी भूमट भील आंदोलन को चलाने वाले कौन है, मोतीलाल जी तेजावत। अब यहाँ से आगे हमने क्या पढ़ा,
तो हमने यहाँ से आगे पढ़ा कि आंदोलन का प्रारंभ क्यों हुआ और किस तरह से हुआ। तो इसमें बातें तो बहुत सारी थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बड़ा कारण माना गया था वो हमारे लिए था किसका, बेगार का। ठीक है, यहाँ से आगे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा, यहाँ से एग्जाम में यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया कि इस आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो अपन ने पढ़ा है कि 1921 में इस आंदोलन का प्रारंभ वैशाख पूर्णिमा के दिन कहाँ से हुआ था, मात्र कुंडिया। ये एग्जाम का सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि इस भोमट बिल आंदोलन का प्रारंभ किस स्थान से किया गया, मात्र कुंडिया से। और यहीं पे एक बड़ा क्वेश्चन और छुपा हुआ है कि इसी मात्र कुंडिया में तेजावत जी ने भीलों के पक्ष में कितनी मांगे लिखी। तो आप बताएंगे कि भीलों के पक्ष में कितनी मांगे लिखी, 21 मांगे। इन्हीं 21 मांगों को इतिहास में क्या कहा गया, मेवाड़ की पुकार। और ये मेवाड़ की पुकार जो 21 मांगे हैं वो आगे कहाँ भेजी जाएगी। तो अपन ने पढ़ा है कि जो ये 21 मांगे हैं वो 21 मांगे इस समय मेवाड़ रियासत के राजा किसको भेजी गई, फतेह सिंह जी। और फतेह सिंह जी 21 में से कितनी मांगे मानते हैं, 18, लेकिन कितनी नहीं मानते हैं, 3। कौन कौन सी वाली थी, एक वन संपदा पर कर से संबंधित, एक बेगार से संबंधित, एक सुअरों से संबंधित। यानी 3 बातें इन्होंने नहीं मानी, 3 मांगे फतेह सिंह जी ने नहीं मांगी। आंदोलन चलता रहा और इसके विरोध में कुछ गांवों ने टैक्स देना क्या कर दिया, बंद। और अपन ने पढ़ लिया कि इसके विरोध में कर देना बंद करने वाला प्रथम गांव कौन सा था। तो वो प्रथम गांव कौन सा था, जवास। एंड सेकंड कौन सा था, जाडोल। अपन ने यहाँ से आगे चर्चा की कि आंदोलन है तो कोई ना कोई घटना होगी। तो यहाँ पे कौन सी बड़ी घटना हुई, तो यहाँ पे घटना कौन सी है, नीमड़ा गांव का हत्याकांड। डेट भी याद रखनी है, 7 मार्च 1922। नीमड़ा गांव कहाँ है, गुजरात के विजयनगर में। अधिकारी शर्टन ने एमबीसी से फायरिंग करवाई। कितने भील शहीद हुए, 1200 भील। कुछ मिनटों के अंदर 1200 भील शहीद हुए। घटना का दोषी किसे ठहरा दिया गया, तेजावत जी को। और तेजावत जी को गिरफ्तार करने की बात चलना शुरू हो जाती है, लेकिन वो गुप्तावास के अंदर चले जाते हैं। और यहीं से इस आंदोलन में एक घटना और जुड़ी हुई है, और वो घटना जुड़ी हुई है कौन सी, बालोतिया बूला गांव हत्याकांड। ये दोनों जगह किस रियासत की थी उस जमाने में, सिरोही। मई 1922 में यहाँ पे भी घटना हुई। और कहते हैं कि अधिकारी प्रिचार्ड के नेतृत्व में फायरिंग, कहते हैं कि 11 लोग यहाँ पे भी क्या हो जाते हैं, शहीद, जिनकी आगे संख्या ज़्यादा बताई जाती है। और इस घटना की जाँच के लिए राजस्थान सेवा संघ के 2 मेंबर यहाँ पहुँचे। कौन से थे, तो एक मेंबर का नाम क्या था, राम नारायण चौधरी, और एक मेंबर का नाम क्या था, सत्य भक्त। लेकिन तेजावत जी गुप्तावास के अंदर ही चल रहे हैं। अब वो कहीं ना कहीं सरेंडर करने वाले, कहाँ, तो अपन ने पढ़ा है कि इन्होंने आत्मसमर्पण किया किसके कहने पे, गांधी जी के कहने पर। कब किया, 1929। और कहाँ किया, खेड़ ब्रह्मा गुजरात। और कौन सी पुलिस इनको गिरफ्तार करके ले गई, ईडर पुलिस। और ये रिहा कब हुए, 1936। लेकिन इनकी रिहाई की कहानी क्या है, वो भी अपन ने पढ़ा कि इनकी रिहाई में भी नाम किनका आया है, गांधी जी का। और गांधी जी के मित्र कौन, मणिलाल जी कोठारी। कहाँ समझौता करवाया गया, महा इंदिरा सभा, जो हमारे मेवाड़ का सबसे बड़ा न्यायालय था, एक न्याय का प्लेटफॉर्म था। और इसी महा इंदिरा सभा के अंदर इन दोनों के मध्य, यानी मेवाड़ सरकार और तेजावत जी के मध्य समझौता हुआ। कहा गया कि तेजावत जी आज से सरकार के विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे, कोई गतिविधि उनकी नहीं होगी। और वो जेल से 1936 से क्या हुए, रिहा। और सुनवाई करवाने वाले कौन, समझौता करवाने कौन, मणिलाल जी कोठारी। अब यहाँ से आगे क्या था, तो अपने आगे का जीवन भी इन्होंने समर्पित किया भीलों के उत्थान के लिए। इसके लिए इन्होंने किनकी स्थापना की, वनवासी संघ की 1936। और एक ऐसा ही मिलता जुलता नाम है, लेकिन वो क्या है, वनवासी छात्रावास, जिसकी स्थापना उदयपुर में ही 1943 के अंदर किसने की, बलवंत सिंह मेहता। वनवासी संघ अलग है, वनवासी छात्रावास अलग है। अब यहाँ से 2 बातें और अपन कर सकते हैं। अब यहाँ से आगे क्या है, तो हमें एक चीज़, 2 बातें मैं और बताता हूँ कि यहाँ पे अपन ने वैसे पहले वाले वीडियो के अंदर ही क्लियर कर लिया था कि भगत आंदोलन के अंदर तो भीलों का ही इंपॉर्टेंट रोल है, भोमट भील आंदोलन के अंदर भी है। लेकिन यह ध्यान रखना कि इस भोमट भील आंदोलन में भीलों के साथ और कौन सी जनजाति भी सम्मिलित थी, तो सिरोही की कौन सी जनजाति ने भी अपना योगदान दिया है, तो वो जनजाति हमारे लिए कौन सी होगी, गरासिया। ध्यान रखना कि भगत आंदोलन में केवल भीलों का योगदान है, लेकिन भोमट भील या एक के आंदोलन में भीलों के साथ और किस जनजाति का भी योगदान था, तो आप बताएंगे कि वो किस जनजाति का भी योगदान था। तो आपको बताना है कि किस जनजाति का भी योगदान था, गरासिया जनजाति का भी योगदान था। और एक व्यक्ति भीलों के लिए कुछ ऐसा भी कह देता है, मैं 1-2 बातें और बता देता हूँ कि वो कहता है कि भाई हमने तो भीलों को क्या कहा है, वनपुत्र, या कहीं कहीं जंगल का शिशु भी लिख देते हैं। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भीलों को वनपुत्र किसने कहा है, तो वो राजस्थान के इतिहास का
वो राजस्थान के इतिहास का पिता कहलाता है, यानी भीलों को वनपुत्र किसने कहा है? तो भीलों को वनपुत्र कहने वाले राजस्थान के इतिहास के जनक, और उनका नाम हमारे लिए क्या है? कर्नल जेम्स टोड। इनकी चर्चा भी कहीं ना कहीं इतिहास में अपन कर लेंगे, और कर्नल जेम्स टोड ही वो थे जिन्होंने भीलों को क्या बोला है? वनपुत्र। और कहीं ना कहीं ये भी पूछे कभी कि किस साहित्य में भील जाति का प्रथम क्या मिलता है? उल्लेख, यानी भीलों का सबसे पहले उल्लेख कहाँ हुआ है? तो आप एक रचना का नाम बताएंगे, और उस रचना का नाम हमारे लिए है कुछ ऐसा, और उस रचना का नाम हमारे लिए है कथा सरित्स सागर। एक ग्रंथ है, और इस ग्रंथ को लिखने वाले कौन हैं? तो इस ग्रंथ को लिखने वाले राइटर है हमारे लिए कौन? तो उनका नाम क्या था? सोमदेव भट्ट। यानी जाते जाते 3 बातें ब्लैक बोर्ड के ऊपर हो रही कि अपन ने जो भौमट भील या ऐक्य आंदोलन पढ़ा है उसमें भीलों के अलावा किस जनजाति का भी योगदान था? तो वो जनजाति कौन सी थी? गरासिया। भीलों को वनपुत्र किन्होंने कहा था? कर्नल जेम्स टोड। और भील जाति का पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? कथा सरित्स सागर। और इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन है? सोमदेव भट्ट। तो मुझे पूरी आशा है कि आपको यह आंदोलन भी समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन मीणा आंदोलन पर चर्चा करते हैं। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर बने रहिए।